हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 22 वीरों का कैसा हो वसंत, जो कि कविता है। तो आज हम कविता पढ़ने वाले वीरों का कैसा हो वसंत, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के हमने बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, तो आज भी हम उनकी एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ने वाले वीरों का कैसा हो वसंत, जिनका जन्म सन 1904 एवं निधन सन 1948 है। तो पहले हम जो लेखिका है, ठीक है, कविता कारक है, उनका परिचय जान ले, कवियत्री का परिचय जान ले, फिर हम कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कास्टवेद गर्ल्स कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह खंडवा निवासी लाला लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पे हुआ था? प्रयाग में, ठाकुर रामनाथ के घर। इनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ। कास्टवेद गर्ल्स कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इनका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो कांग्रेस के अधिवेशन असहयोग आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन जो है ना बच्चों, ये ठीक है ऐसा अधिवेशन था जिनकी वजह से आज हमको अंग्रेजों से मुक्ति मिली है। मतलब कि ये एक सत्ता का नाम था, या तो फिर आप ऐसा कि एक दल का नाम, जिसमें क्या होता था कि लोग जुटते जाते थे और अपने देश को आज़ादी दिलाने में सहयोग करते थे। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी उन्होंने भी यही किया, देश सेवा में भाग लिया, और इस वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अध्ययन छोड़ दिया, और उनके जो पति थे उनको भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 ईस्वी 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। अब देखो, हमारा देश कब हुआ था? 15 अगस्त सन 1947। मतलब कि सन 1947 में आज़ादी के पहले ही फरवरी में, ठीक है, मतलब 6 महीने पहले ही इनका देहांत हो गया था। मतलब आज़ादी भी नहीं मिली थी और ये एक मोटर दुर्घटना में इनका देहांत हो गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान का। लेकिन इनकी जो कविताएं हैं ना, जिनको हम आज भी पढ़ते हैं, तो आज भी ये हमारे दिलों में जीवित है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने केवल स्वतंत्रता सेनानी रही, वरन उनके साहित्य सूजन भी विपुल मात्रा में की। मतलब ऐसा नहीं कि वो एक स्वतंत्र, मतलब वो लिखती भी अच्छा थी, एक कवियत्री भी बनी और एक स्वतंत्र सेनानी भी रही हैं। मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल कहानी संग्रह भी है। मतलब कहानी कारक भी थी और कवियत्री भी थी। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया नामक पुरस्कार प्रदान किया गया था। मतलब एक सक्सेरिया जो पुरस्कार होता है, जो कि बिखरे मोती इनकी एक कविता है, तो उसमें इनको पुरस्कार मिला था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल एवं सुबोध है। मतलब जब आप इनके कोई कहानी, नाटक या कविता पढ़ोगे तो आप आसानी से उसको समझ सकते हो। अब जैसे कि बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला कि जब आप कोई पाठ, कविता या कोई भी विधा पढ़ते हो, ठीक है, वो चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, संस्कृत में हो या इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज में, तो सबसे पहले हमें ऑथर के बारे में समझ लेना चाहिए कि उसने, ऑथर मतलब जो राइटर है, जिसने ये लिखा है, लेखक है, तो उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। और सबसे पहले कविता का सारांश या पाठ का सारांश हमें पढ़ लेना चाहिए, तो हमें आधी चीज़ तो वहीं समझ में आ जाती है कि आखिर उस पाठ में ऐसा क्या है। तो प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई काव्य रचना है। ठीक है, तो अभी जो हम कविता पढ़ने वाले वीरों का कैसा हो वसंत, ये कैसा है? शूरवीरता मतलब कि एक बुद्धि क्षमता, मतलब सूरवीर जो कि किसी की परवाह नहीं करते थे, सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करते थे, उनकी उसके बारे में बता रही है। फिर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को पुकार रही हैं। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंधुगढ़ भी तैनात हो गए हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवियत्री ने सूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। ठीक है, वीर जो होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। जैसे कि हमारे जवान है ना, जवान मतलब जो फौजी वगैरह होते हैं ना, जो क्या करते हैं, अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पे कैसे खड़े रहते हैं, तो उनका वसंत मतलब जब वो आए तो उनका स्वागत कैसे किया जाए, उसके बारे में कविता कही गई है। तो अब हम कविता की ओर आगे बढ़ेंगे और कविता का
भावार्थ समझेंगे कि कवियत्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान वो क्या कहना चाहती हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार। वीरों का कैसा हो वसंत, पहले ही क्वेश्चन कर लिया कि वीरों का कैसा हो वसंत, कैसे उनका सम्मान किया जाए। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उधती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है, कविता में क्या कहा गया है कि वीरों का कैसा हो वसंत, मतलब वीर जो है महान पुरुष, उनका वसंत, उनका आगमन, ठीक है, उनका सम्मान कैसा होना चाहिए। हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, हिमालय पर्वत जो है वो भी पूछ रहा है। सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है। ठीक है, पूर्व पश्चिम, अब यहाँ पे क्या है देखो, आ रही है हिमालय से पुकार, मतलब हिमालय भी पूछ रहा है। उदती, उदती मतलब होता है समुद्र। ठीक है, उदती मतलब होता है समुद्र। उदती गरजता बार बार, तो समुद्र भी बार बार पूछ रहा है, गरज गरज के पूछ रहा है। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, ठीक है, चारों दिशाएं जो है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम, फिर पूर्व पश्चिम मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही दिशा का बताया गया है। पूर्व पश्चिम, भू मतलब धरती, नभ मतलब आकाश, अपार, सब पूछ रहे हैं कि भाई वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है, सभी दिग्दंगल मतलब आदि अनादि काल से पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंद। वीरों का कैसा हो वसंत। अब यहाँ पे क्या कहती हैं कवियत्री, फूलों सरसों ने दिया रंग। ठीक है, सरसों के जो फूल है ना, सरसों के फूल मतलब सूर्यमुखी, सूर्यमुखी का फूल देखा है जो कि कितना होता है, जिसमें सूर्यमुखी का फूल आप देखना जब सूरज होगा ना तभी वो खिलेगा और बड़ा सुंदर दिखता है ना, इसके लिए उसे सूर्यमुखी कहा गया है। ठीक है, तो सरसों में फूल आ गए हैं, सरसों का जो पेड़ होता है सूर्यमुखी का, उसमें क्या है, फूल आ गए हैं। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, ठीक है, उनमें वातावरण का पीला रंग मिल गया है ना। मधु लेकर आ पहुंचा अलंग, मधु जो है, मधु मीन्स पीला कलर का जो रंग है वो क्या है, आ गया है ना। मधु जो है, मधु लेकर आ पहुंचा अलग रंग, मतलब क्या लिखा है, फूलों सरसों ने दिया रंग, मतलब फूलों, जो सरसों का पेड़ है मतलब सूर्यमुखी का जो पेड़ है उसमें फूल आ गए हैं और उसने क्या किया, चारों वातावरण को पीला कर दिया है। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, मधु मतलब क्या, मदिरा, कामदेव जो है वो अपनी मदिरा लेकर आ गए। मदिरा मतलब यहाँ क्या है, मदिरा मतलब यहाँ पे दारू से नहीं है। वातावरण जो है वो ऐसा मस्त हो गया है, मतलब अंधकार, मतलब कहीं पे धूप नहीं है, हल्की भीनी भीनी छाव है, हल्का ठंडा ठंडा पवन है। ठीक है, उसको कहते हैं कामदेव जो हैं, कामदेव वो अपनी मदिरा लेकर आ गए, मतलब कामदेव जब आते हैं तो चारों तरफ वसंत ऋतु आ जाती है, मतलब कहीं पे भी आपको धूप नहीं देखने को मिलेगी, हर जगह आपको छांव देखने को मिलेगी, हल्की हल्की हवा चलेगी, पेड़ भी आपको कैसे एकदम साफ सुथरे दिखेंगे क्योंकि बारिश हो चुकी होती है, उसके बाद वसंत ऋतु आती है, ठंडी का मौसम। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कही। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, ठीक है, वधु वसुधा मतलब क्या, पृथ्वी जो है, ठीक है, पृथ्वी जो है उसके अंग अंग मतलब एक नव वधु की तरह सज गई है। कौन, धरती माता, जो उसने अपना श्रृंगार कर लिया है। जैसे कि आप किसी औरत को देखोगे ना, अगर उसने सारे श्रृंगार किए होंगे, कान में पहना होगा, नाक में पहना होगा, अच्छी वेशभूषा होगी, तो ऑटोमेटिक वो बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो वही कवियत्री यहाँ पे कहती है कि पृथ्वी जो है, धरती माता, वो भी एक नववधु की तरह सज गई है। जैसे नववधु आती है ना, नई शादी करके जब दुल्हन आती है तो कितनी सुंदर दिखती है, तो बिल्कुल उसी तरह से पृथ्वी, धरती माता ने भी नववधु की तरह सज गई है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब यहाँ पे नायक जो है वीर पुरुष, ठीक है, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहते हैं कि वसंत कैसा होना चाहिए। अब नायक जो है उस, ठीक है, नायक जो है वो भी आ गए हैं वीर वेश में, नायक, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर उनका वसंत कैसा होना चाहिए इस बारे में बात करें। अब आगे देखेंगे कविता में, हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत।
भर रही कोकिला इधर तान। ठीक है, कोकिला मतलब क्या, कोयल जो है वो, कोकिला मीन्स होता है कोयल, कोयल जो है वो अपनी मीठी वाणी बोल रही है, भर भर कर कूक कर कर मीठी वाणी बोल रही है। ठीक है, कौन, कोयल। मरु बांझे पर उधर गान, मरु बांझे पर उधर गान है रंग और रण का विधान। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कवि कि कोयल जो है उसने क्या किया, अपनी तान भर ली है, मतलब उसकी जो आवाज़ है वो अपनी आवाज़ को बोल रही है कू करके। उधर युद्ध के जो बाजे हैं वो बज रहे हैं। ठीक है, युद्ध के जो बाजे हैं वो क्या हो रहे हैं, बज रहे। मरु बाजे पर उधर गान, मरु बाजे मतलब क्या, युद्ध के जो बाजे हैं। ठीक है, युद्ध के समय जैसी आवाज आती है ना, उसके बाजे बज रहे हैं। रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अनंत वीरों का कैसा हो वसंत। अब वो क्या कहते हैं कि युद्ध की तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है। ठीक है, जैसे कि आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं, पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। मतलब एक शुरुआत कर रहा है और एक अंत कर रहा है, और वो दोनों पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग लेंगे, ठीक है, लंके तुझे मैं क्या लगी आग, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाए। अब जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अब क्या कह रहे हैं, कह दे अतीत अब मौन त्याग। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हे अतीत, अतीत मतलब कि भूतकाल की बात की गई है। ठीक है, सभी पूछ रहे हैं कि भाई वीरों का कैसा हो वसंत। अब यहाँ पे कवियत्री ने बहुत अच्छी बात की है, कह दे अतीत अब मौन त्याग। अब यहाँ पे उन्होंने किसको संबोधित किया, अतीत को। हे अतीत अब तुम चुप मत रहो, वो क्या कहती हैं, कह दे अतीत अब मौन त्याग। अब वो कहती हैं, हे अतीत तुम अब चुप मत रहो वीर, ठीक है, अब तुम चुप मत रहो, तुझ में क्या क्यों लगी आग, हे कुरुक्षेत्र। अब वो कहती है कि अब तुम चुप मत रहो, बस कह दो वसंत के असली रूप के बारे में, अब तुम बता दो। कहती है, हे अतीत अब तुम चुप मत रहो, तुम कह दो कि वीरों के वसंत के असली रूप क्या है उसके बारे में बता दो। तुम भी बता दो, तुम में हनुमान ने क्या आग लगाई थी। ठीक है, तुझ में क्यों आग लगी है कुरुक्षेत्र। अब वो क्या कहते हैं कि तुम भी बता दो, हे अतीत तुम चुप मत रहो, वसंत का, वीरों का कैसा हो वसंत मतलब कैसा होना चाहिए तुम बता दो, और तुम साथ में ये भी बता दो कि हनुमान ने क्यों लगाई थी आग। हे कुरुक्षेत्र अब जाग बतला अपने अनुभव अगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फिर कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था ना कौरवों और पांडवों में, पहले उन्होंने राम और रावण के युद्ध की बात की कि जो हनुमान जी थे उन्होंने कैसे आग लगाई थी लंका में। उसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र के बारे में बात की। ठीक है, तो यहाँ पे जो कवियत्री फिर उन्होंने पहले अतीत को बोला कि अतीत तुम भी चुप मत रहो, तुम भी बताओ कि कैसे वीर थे या वीरों का कैसा हो वसंत। तो उन्होंने राम और रावण की बात की कि हनुमान जी ने कैसे लंका को जलाया था। उसके बाद अब वो बात करती हैं कुरुक्षेत्र की और कहती हैं, हे कुरुक्षेत्र तुम भी जाग कर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब वो वापस से कह देती हैं कि हे कुरुक्षेत्र का एक मैदान है जहाँ पे कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, जिसे महाभारत का नाम दिया जाता है। तो बोलती है कि तुम भी बता दो कि युद्ध कैसा हुआ था, अपने अनुभव के बारे में बता दो, और ये भी बता दो कि वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग, सिंहगढ़ के प्रचंड रण ताना का कर घमंड। अब उसके बाद वो क्या कहती है, हल्दी घाटी के ऊपर जाती है कि हल्दी घाटी के पत्थर और सिंहगढ़ के मजबूत किले, क्या कहती हैं वो, हल्दी घाटी के सिलगढ़ मतलब कि हल्दी घाटी के मजबूत पत्थर और सिंहगढ़ के मजबूत किले, राण ताना का कर घमंड। क्या कहती हैं, तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की याद फिर से ताजा कर दो और बता दो कि वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पे वो क्या कहती हैं, हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग, सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह तो आज स्मृतियां जलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के पत्थरों के बारे में कहती है, हल्दी घाटी के पत्थरों से कहती है,
सिंहगढ़ के मजबूत किलों से कहती है, बोलती है तुम्हारे जो नायक थे कौन, तानाजी और महाराणा प्रताप, ठीक है, राणा जी, तानाजी और महाराणा प्रताप वो तो आज नहीं है, लेकिन तुम तो हो, पत्थर भी हैं हल्दी घाटी के मजबूत, और सिंहगढ़ के मजबूत किले जो हैं वो आज भी मौजूद हैं। तो वो कहती हैं कि तुम आज बता दो उन प्रसिद्ध वीर पुरुष के बारे में, महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर तुम अपने समय की याद फिर से ताजा करो और बता दो कि वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। अब वो क्या कहते हैं कि आज भूषण और चंद्र बरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं है। वीर रस मतलब क्या, एक मजबूत रस, ठीक है, मजबूत रस मतलब जिसमें वीरता के बारे में बात की गई हो, कोई वीर पुरुष हो तो उसको वीर रस कहते हैं। तो वो कहती हैं कि भूषण और कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। अब वो क्या कहती हैं कि आज भूषण और चंद्र बरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं है, और ऐसा कोई छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए, ठीक है। वैसे ही कहते हैं कि आज ना भूषण और ना चंद्र बरदाई जैसे कवि हैं जो, और ना ही वो वीर रस है जो लोगों में बिजली भर दे। कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन, हंत वीरों का कैसा हो वसंत। फिर वो क्या बोलती है, इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है, खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है दुर्भाग्य, फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का कैसा हो वसंत। उन्होंने क्या बोला है, भूषण मतलब कवि भूषण और चंद्र बरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं है। पहले क्या होता था, वीरता पे कविताएं लिख जाती थी और जिनको सुनकर लोगों में बिजली दौड़ जाती थी, पूरा शरीर उनका बिजली से भर जाता था, मतलब कि एक जो रोंगटे होते ना सारे खड़े हो जाते थे और मन में एक जोश आता था कि भाई अब तो कुछ कर ही डालना है, ठीक है। अगर आप वैसा जोश अपने में लाओगे ना तो आप जीवन में जरूर आगे जाओगे और एक वीर पुरुष कहलाओगे। लेकिन फिर कवियत्री ने अपने आप को रोक दिया है। क्या किया है कवियत्री ने अपने आप को रोक दिया और कहा है कि उस समय तो लिखने में कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन आज हमारी कलम कैसी है, पाबंदी। अगर आपने आज कुछ ऐसा गलत लिख दिया तो कल आपको क्या करेंगे, आपकी कल क्या होगा, आपका नाम पेपर पे भी आ सकता है या आपके लिखने में स्टे लग जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। पहले क्या था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, स्वच्छंद विचारधारा थी। आज भी हम स्वच्छंद हैं, लेकिन आज कुछ चीज़ों में हमें रोक टोक देखने को मिलती है, तो पहले ऐसा नहीं था। तो कवियत्री ने वही चीज़ कहा है कि आज तो हम पर पाबंदी लगा दी हमारी कलम पर। आज क्या मैं आपके बारे में गाली लिख सकती हूँ? नहीं, पहले ऐसा नहीं था, कोई कुछ भी कर सकता, लेकिन आज सारी चीज़ों पे क्या है, पाबंदी लग गई है। तो वो कहती है कि हमारी कलम पर पाबंदी लग गई, खुलकर कुछ भी लिखना संभव नहीं है, फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का कैसा हो वसंत। इसके बाद हम कविता के शब्दार्थ देखेंगे। उदधि मीन्स समुद्र, मैंने आपको बोला। और हाँ बच्चों, ये आप ध्यान रखना कि उदधि जो है वो परीक्षा में आता है समानार्थी शब्द में। उदधि मीन्स होता है समुद्र। प्राची मीन्स पूर्व दिशा। नभ प्राची वाला भी आता है, आप दो पे अंडरलाइन या रिमार्क कर लेना, ये दोनों एग्जाम में समानार्थी में आते हैं, दो में से एक तो आता ही है, ठीक है। उदधि मतलब दोनों ही आ जाते हैं कई बार, या तो फिर उदधि तो आता ही। उदधि मतलब समुद्र, और प्राची मतलब कि पूर्व दिशा। नभ मीन्स आकाश, दिग मीन्स दिग्गत, अनंत, है ना, अनंत काल तक। मधु मतलब भवरा, वसुधा मतलब पृथ्वी, कंत मीन्स स्वामी, मरु मतलब रेगिस्तान, अतीत मतलब भूतकाल, और घमंड मीन्स अभिमान। तो इसी के साथ ये कविता हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।